नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज 11 नवंबर 2021 की खबरों को देखते हैं, वहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उनको मैंने पिक किया है। पहला क्वेश्चन, किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी के द्वारा अक्टूबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? विच मेल क्रिकेटर हैज़ बिन नेम्ड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर? देखिए, आईसीसी यानी कि इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसके द्वारा प्रत्येक मंथ का जो बेस्ट क्रिकेटर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है, मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में। तो आपको बताना मेल कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है या किसे नामित किया गया है, या और महिला कैटेगरी में किसे दिया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? ये आतिफ अली नहीं है, ये आसिफ अली है। क्या है? आसिफ अली को इसका जो है प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर मंथ चुना गया है। और महिला क्रिकेटर की अगर बात करें तो लॉरा डेनली के इसका जो है नाम सजेस्ट किया गया है। तो आईसीसी के द्वारा यह प्रत्येक महीने घोषित होने वाला अवार्ड है। हर महीने का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे चुना जाता है, महिला में भी और पुरुष में भी। तो महिला ये आसिफ अली हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ये अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ क्रूशल इनिंग खेले थे और लास्ट में जाकर इन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच जिताया था। इसलिए इनके इस योगदान को देखते हुए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर मंथ चुना गया है। और दूसरी तरफ आयरलैंड के जो महिला ऑलराउंडर हैं, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, इनका नाम है डेनली, लॉरा डेनली। तो इनको भी जो है अवार्ड दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इस बार अक्टूबर मंथ का अवार्ड इन्हें मिला है। तो हिंदी में भी ये न्यूज़ है, इंग्लिश में भी न्यूज़ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, आईसीसी पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। देखिए, आईसीसी पिछले जनवरी से, मतलब जनवरी 2021 से वो क्या करता है, विमेन कैटेगरी से एक प्लेयर को चुनता है और मेल कैटेगरी से एक प्लेयर को चुनता है। तो देख, जैसे जनवरी में ऋषभ पंत को इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और विमेन कैटेगरी में शबनम माली, जो कि शबनम इस्माइल, ठीक है, ये साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर। तो देख रहे हैं हर बार क्या हो रहा है, एक पुरुष क्रिकेटर एक महिला क्रिकेटर को चुना जा रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, पूरे साल भर का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी महीने का एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। और स्पेशली जिन भारतीयों को मिला है उनको तो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। जैसे ऋषभ पंत जनवरी में, रविचंद्र अश्विन फरवरी में, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मार्च। ये शुरुआत के 3 अवार्ड भारतीयों को मिले थे और भारतीयों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन क्या किसी महिला क्रिकेटर को मिला है? यहाँ पर एक भी महिला क्रिकेटर को अभी भारत की एक भी महिला क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, या आप देख लीजिएगा लिस्ट, लेकिन आपको ये तीनों नाम जरूर याद होने चाहिए। ऋषभ पंत जनवरी, फरवरी रविचंद्र अश्विन और मार्च भुवनेश्वर कुमार। इसके बाद बाबर आजम अप्रैल मंथ, मई में मुशफिकुर रहीम, डेविन कॉनवॉय जून में, शकीबुल हसन जुलाई में, और जो रूट अगस्त में, सितंबर में संदीप लामिछानी नेपाल, और अक्टूबर में आसिफ अली। तो ये आपके मेल कैटेगरी वाले तो पक्का याद होने चाहिए, और आजकल फीमेल वाले भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो यू ऑल्सो मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। अगला कुछ अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर आईसीसी के बारे में थोड़ा सा बता दें, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो आईसीसी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में क्रिकेट को आगे ले जाना, क्रिकेट से संबंधित नियमों को बनाना, यदि कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाना। पूरी तरह से ये सुप्रीम बॉडी है क्रिकेट के क्षेत्र में। हर खेल में एक सुप्रीम बॉडी होती है, जैसे फीफा होती है फुटबॉल के लिए, टेनिस होती है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है, वैसे क्रिकेट के लिए काउंसिल होता है। समझ में आया? इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछ लेता है। तो आईसीसी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1909, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1909 में स्थापित हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कहाँ है? दुबई, जहाँ पर इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 का। समझ में आ रहा है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में है। और आपको बताना है, कमेंट करना कि आईसीसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। समझ में आया? आईसीसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो होपफुली आप लोग कमेंट करेंगे, और आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये भी प्रश्न बन जाता है आईसीसी के चेयरमैन कौन है। थर्ड क्वेश्चन आज का देखते हैं बच्चा, कि हरबिंगर 2021 हैकाथन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? हरबिंगर 2021 हैकाथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, ये हैकाथन क्या होता है, ठीक है। हैकाथन देखिए क्या होता है, जितने भी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, जितने भी टेक्नोलॉजी स्किल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती है, उनको क्या किया जाता है, जब उनका सेमिनार या उनका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है और उनको ये आमंत्रित किया जाता है कि भैया कोई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आप डिमॉन्स्ट्रेशन दें, डेमो दें, तो इस आयोजन को हैकाथन कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा ये हरबिंगर 2021 हैकाथन का आयोजन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। अब देखते हैं ये क्या है।
देखिए इस हैकाथन में क्या किया गया है, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निकल कंपनीज को बुलाया गया था, आईटी कंपनीज को बुलाया गया था। उनको बताया गया था कि भारत के अंदर कैसे पेमेंट और कौन से पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को कैसे और ज़्यादा सुरक्षित किया जा सकता है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, और ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसको लेकर एक हैकाथन का प्रयोग किया गया। इसमें अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने मॉडल लेकर आए होंगे और सब ने अपना अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिया होगा। अब आरबीआई को किसी कंपनी का अगर डिमॉन्स्ट्रेशन पसंद आता है तो वो आगे जाके उसे इंप्लीमेंट करता है। समझ में आ रहा है? तो हरबिंगर में बहुत सारी टेक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, तो आरबीआई के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरबीआई। आरबीआई आप भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है। इट इज़ द सुप्रीम बैंकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1935। हेडक्वार्टर अभी फिलहाल कहाँ है? मुंबई में, लेकिन व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड तब कोलकाता में हुआ करता था, यानी कलकत्ता में हुआ करता था इसका हेडक्वार्टर। बाद में 1937 से अब तक मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था तब ये बेटा ब्रिटिश संस्था थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। बाद में जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो 1949 में इसके नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, इसके सारे स्टॉक खरीद लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और इस तरह से भारत की ये कंपनी हो गई, राष्ट्रीयकृत हो गया। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था? व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड, व्हेन इट वाज नेशनलाइज्ड इन, तो 1949। एक और चीज़ जो पूछ लिया जाता है, मैं बार बार मिस कर देता हूँ, आरबीआई का गठन करने से पहले एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम पूछ लिया जाता है, उस कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमेटी। क्या नाम है बच्चा? हिल्टन यंग कमेटी। और ये कमेटी कब स्टैब्लिश की गई थी बच्चा? 1926 में स्टैब्लिश किए गए थे। इन 1926 हिल्टन यंग कमेटी वॉज स्टैब्लिश इन ऑर्डर टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट हाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग शुड बी ऑफ आरबीआई। आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर सजेस्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसके एक मेंबर अंबेडकर जी भी थे, भीमराव अंबेडकर जी भी थे, इस कमेटी के एक अहम मेंबर थे। तो उनका भी योगदान आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट में रहा है। और बाकी और बात कर लेते हैं आरबीआई की बेटा। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको बता दिया, इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। He was a British officer, and British officer became the first governor of RBI. But when you are asked कि who was the first Indian governor, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो he was always सी.डी. देशमुख। आपको लगाना है सी.डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर होंगे आरबीआई के। लेकिन प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई क्या करती है? देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है सीधे सीधे भारत के अंदर करेंसी का फ्लो, यानी कैश का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, उसको करेंसी के फ्लो को नियंत्रित करने की जो पॉलिसी होती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अभी के लिए इतना समझिए, बाकी ये बहुत बड़ा है मॉनेटरी पॉलिसी, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को समझाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगर स्पीड आप ज़्यादा हो जा रही हो तो आप स्लो कर सकते हैं। अगर स्पीड मेरी आपको स्लो लगती है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन है, यू कैन इंक्रीज योर स्पीड अप टू द लेवल यू वांट। ठीक है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए पहली बार दुनिया में एक ऐसी जो है रैंकिंग जारी की गई, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें 30 देशों को शामिल किया गया, इसमें भारत की रैंकिंग है 18वां। इसका मतलब पूरी दुनिया में जो बेस्ट ड्रग पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें भारत की रैंकिंग 18वीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स ये अपने आप में पहली बार ये इशू किया गया है। ठीक है, ड्रग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? दवा। ड्रग का मतलब होता है दवा, वो ड्रग वाला वो नहीं, नशीला वाला। ठीक है, जिसके आरोप में आर्यन खान फंसे थे, नहीं वो वाला ड्रग नहीं। ड्रग का मतलब होता है दवा। तो किस देश के अंदर दवा को बनाने, उसे स्टोर करने, उसे सेल करने, इस तरह की जो भी पॉलिसीज़ होती है किस देश में बहुत ही बेहतर है। बहुत ही बेहतर का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, उसका जो है क्या कहते हैं सबके राइट्स सुरक्षित रहते हैं, बहुत महंगी नहीं होती। तो इस तरह की जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट करने में कौन से देश बेहतर हैं? तो जितने भी ड्रग पॉलिसी बनाए जाते हैं देशों के द्वारा उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कौन कौन से देश कर रहे हैं, इसी आधार पर यह रैंकिंग जारी हुई है। और भारत इसमें 18वें रैंक पे है। और इसमें टॉप किसने किया है? नॉर्वे जो कि एक नॉर्थ यूरोप की कंट्री है।
ठीक है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि ज़्यादातर इंडेक्स में नंबर 1 रहती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन रहता है, तो नॉर्वे नंबर 1 पे रहता है। डेमोक्रेसी के इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 रहता है। ठीक है, महिला जो है लैंगिक समानता के इंडेक्स में अगर हम बात करें तो नॉर्वे नंबर 1 रहता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे नंबर 1 रहता है। तो ये सारे नॉर्वे नंबर 1 वाले देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और रैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों की दोनों क्वेश्चन रैंकिंग से जुड़े हुए हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021? ठीक है, एक प्रकार की रैंकिंग होती है, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विच इंस्टीट्यूट इशू नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स एवरी ईयर? ठीक है, तो देखिए ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा जारी होता है, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? सामान। देखिए क्या होता है लॉजिस्टिक्स का मतलब, देखिए जो कि जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं भारत में, मैन्युफैक्चर का मतलब निर्मित होते हैं। अब जाहिर सी बात है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से वो कहाँ जाती है? जहाँ पे सेल होना है या जहाँ पे स्टोर होना है। ठीक है, तो वहाँ पर स्टोर करने की फैसिलिटी है, आपके पास सेल करने की फैसिलिटी है। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सेल और स्टोरेज तक ले जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना चाहिए, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी बेहतर होने चाहिए। इसी तरह की जो कमोडिटीज़ को स्टोर करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके मूवमेंट, उसके हर तरह की जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसी को लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है। समझ में आया? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट सबसे बेहतर है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये ऐसा ये इंडेक्स मानता है। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। राइट, ये रहा कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया था। इसका शॉर्ट नाम क्या है? लीड्स लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 में गुजरात शीर्ष स्थान पर बरकरार। यूपी ने 7 पदों की छलांग लगाई। ठीक है, ये बात। और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये इट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, तो उसको मत देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये प्रत्येक नवंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, इसकी शुरुआत 2002 में शुरू हुई थी। 2002 से ही क्या हुआ, देखिए आप लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनते आए होगे या एक मुहावरा या एक क्वेश्चन सुनते हो कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान। बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंस इज अ बून यानी कि वरदान, बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंस इज अ बेन यानी कि अभिशाप। तो अभिशाप कैसे है? अगर साइंस से बना क्या परमाणु बम, तो जाहिर से परमाणु बम किसी को रक्षा तो करेगा नहीं, वो तो नुकसान ही करेगा। बम बनेगा या वायरस बनेंगे, इस तरह के जो भी ह्यूमन डिजास्टर्स होते हैं इसमें साइंस का ही योगदान है। लेकिन दूसरी तरफ साइंस क्या करता है? कोरोना को मारने की दवा भी लेकर आता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को आसान भी करता है। आप बैठे बैठे आप दूर बात कर लेते हो, ये साइंस की देन है। तो साइंस विज्ञान भी है और साइंस वरदान भी है और अभिशाप है। डिपेंड करता है कैसे इसे यूज किया जाता है, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, इट्स अप टू दैट फैक्ट। ठीक है, कि बेन है कि बून है। ठीक, दूसरी बात, तो 2002 से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भैया विज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में हो, इसको प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। तो 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है कि भैया शांति और विकास के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करें। ठीक है, हम ऐसे विज्ञान का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके, इसलिए। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। तो प्रत्येक 10 नवंबर को मनाया जाता है और ये 2002 से इसकी शुरुआत हुई। तो बेटा आज 7 क्वेश्चन डेवलप किए, क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके जो भी पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए लेक्चर को। लेक्चर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने कम व्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।